नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। हबीब बेग उर्फ राजा भाई पश्चिम नागपुर विधानसभा में चर्चित चेहरा समाज कारण करते हुए आपने अभी राजनीति में मतलब विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्चा भरा हुआ है। क्या कारण है आपका राजनीति में आकर विधानसभा लड़ने का? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को, अपने शहर वासियों को और अपने क्षेत्र पश्चिम नागपुर के वासियों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोगों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। मैं पश्चिम नागपुर से विधानसभा इलेक्शन लड़ने का जो निर्णय लिया है, उसका कारण ये है कि इसके पहले जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर अभी तक आए हैं, हम लोग पिछले 10-15 सालों से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कुछ छोटी समस्याएं हैं, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे विधानसभा के माध्यम से चुन के आया है, उन लोगों ने उसके ऊपर में ध्यान देने का काम नहीं किया। छोटे मोटे काम तो बहुत हुए हैं, रोड, नल, गटर, नाली, ये काम हुए हैं, लेकिन बड़े काम जैसे कि एक गोरेवाड़ा की नाला है बहुत बड़ा, उसकी दीवार हर साल बारिश के अंदर में लोगों के घरों में पानी घुसता है, लेकिन वो दीवारों के ऊपर वो एक बड़ा काम है नाले की दीवार बनाना। जबकि शहरों के अंदर में आप देखोगे कि हर जगह नाले की दीवार बनी हुई है, कोई भी नाला दीवारों से अछूता नहीं है। लेकिन पता नहीं हमारी बदनसीबी पश्चिम नागपुर की कि एक नाला गोरेवाड़ा से निकलकर नाग नदी तक के जा रहा है और उसके दीवार नहीं बनी है, और हर साल बारिश के अंदर में उसके किनारे बसे हुए लोगों को और आजू बाजू में रिहायशी लोगों को जो अपने प्लॉटों में भी रहते हैं, घर बड़े बड़े घर बना के 2-2, 3-3 माले के रह रहे हैं, उनके भी घरों में पानी घुसता है और उनको 2-2, 3-3 दिन के लिए घरों से बाहर रहना पड़ता है। तो ऐसी बड़ी समस्याओं को लेकर बहुत सारे लोग, समाजसेवी होने के कारण मैं लोगों के बीच में अक्सर जाते आते रहता हूँ। इस तरीके की जो विपदा आती है उस समय भी हम लोगों की जो भी हमसे बन पड़ती है वो मदद करते हैं। तो उस बहाने से जाते हैं तो लोगों को हमेशा यही नाराजगी रहती है कि ये चीज़ें हम कब तक सहेंगे। उसके बाद में दूसरे और भी बहुत सारे मुद्दे, जैसे कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुन के देते हैं उससे हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जो छोटी बड़ी समस्या है उसका सारा निराकरण वो करके दे। क्षेत्र में आपका परिचय समाज सेवक के रूप में है। आप संविधान रैली निकालते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन पे एक स्वतंत्रता रैली निकालते हैं, संदेश रैली निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे काम आप करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ भी आपका लगाव है। यहाँ के खदान बस्ती में आपने एक प्रतिमा स्थापित की हुई है, काफी अच्छा काम आपका क्षेत्र में। बावजूद इसके आप जैसे मुस्लिम कैंडिडेट को, अल्पसंख्यक के कैंडिडेट को किसी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी नहीं दी जाती है, क्या कारण है? सर, ये पार्टी की जो उम्मीदवारी मुस्लिम समाज को नहीं दी जाती है, ये हमारे मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। क्या इसके लिए हम लोगों ने तो हमेशा एक ही पार्टी का साथ दिया। पिछले विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, मुस्लिम समाज ने और शेड्यूल कास्ट एससी समाज ने और आदिवासी समाज ने भर भर कर वोट दिए हैं और कांग्रेस को वन साइड वोट दिए है। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को जो उम्मीदवारी नहीं दी जा सकती है, ये एक मुस्लिम समाज को राजकारण से बाहर करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमको तो ऐसा ही लगता है कि षड्यंत्र है करके। अब आगे जो नेता लोग सोचते होंगे उनकी मर्जी। उसके अलावा भी बहुत सारे समाज के अंदर में ऐसे कुछ उपद्रवी तत्व है जो है तो डेढ़ फुटी है, लेकिन कहाँ वो समाज के अंदर में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी उटपटांग उल जलूल बातें करते हैं, और जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग उसके ऊपर में कोई भी संज्ञान नहीं लेते हैं, उल्टा उसको बढ़ावा देते हैं। इससे हमारी देश की एकता और अखंडता और भाईचारे को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा में मैं पश्चिम नागपुर के लोगों का आशीर्वाद लूँगा। मैं एक अपक्ष प्रत्याशी के रूप में विधानसभा पश्चिम नागपुर से पर्चा भरा है और मेरा पर्चा एक्सेप्ट भी हुआ है। अभी 4 तारीख को मुझे एक नया सिंबल मिलेगा और उस सिंबल मिलने के बाद में हम एससी, एसटी, आदिवासी और सभी लोगों की जितनी भी समस्या है उन सारी समस्याओं के ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो लोग इस देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, कोई महाराज के रूप में, कोई नेता के रूप में, ऐसे लोगों को उनके लिए कानून बनाने का काम करेंगे। जैसे जातीय दंगे रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता अभियान लागू करने के लिए हम प्रयास करेंगे।
प्रत्येक योजना में कम से कम 10% आरक्षित निधि मुस्लिमों के लिए रखी जाए, इसका लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद में 12वीं तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य की जाए। अंग्रेजी शिक्षा के लिए वजीफा दिया जाए। संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता को अक्षुण्य रखने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व हो, इसके भी लिए प्रयास करेंगे। और पश्चिम नागपुर में सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं। सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ लेकर और सबका आशीर्वाद लेकर मुझे अपने पश्चिम क्षेत्र की जनता से ये उम्मीद है कि वो मुझे इस बार अपना आशीर्वाद देंगे और पश्चिम नागपुर का मुझे सेवा करने का मौका देंगे। राज्य भर में बेरोजगारों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ आक्रामकता के साथ में बेरोजगार अपनी बात रख रहे, बावजूद इसके बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य का नागपुर शहर का टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट गुजरात लेके गए। क्या कहना चाहिए आप? सर, सिर्फ नागपुर का टाटा एयरबस का नहीं, महाराष्ट्र के जितने भी प्रोजेक्ट है बीजेपी ने सारा गुजरात लेके चले गया। और आने वाले समय में अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने से अगर रोका नहीं गया तो शायद महाराष्ट्र भी गुजरात हो जाएगा। बीजेपी की तैयारी तो ऐसी ही दिखती है। तोड़ फोड़ और जोड़ की राजनीति करने वाले इन पक्षों को क्या संदेश देना चाहिए? तोड़ फोड़ की राजनीति करने वालों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आपको लोग बड़ी अपेक्षा और उम्मीदों के साथ जिस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ते हो उस पार्टी से चुन के देते हैं। आपको अपने पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए और टूट फूट ये 50 खोके एकदम ओके वाला जो काम है ये सारे नेताओं ने बंद कर देना चाहिए। पश्चिम नागपुर 56 पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से विकास काम आपको लगते हैं अधूरे रह गए, जिनको होना चाहिए था? तो कौन कौन सी अपेक्षा के साथ में पश्चिम नागपुर आप देखते हैं? सर, बहुत सारे काम है। माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। माइनॉरिटी के लिए तो गरीब बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। जितने सरकारी स्कूल थे सारे बंद पड़े हुए हैं। सरकारी अनुदान से चलने वाले उर्दू स्कूल को टोटल बंद कर दिया गया है। तो जो गरीब जनता, एजुकेशन इतना महंगा हो गया कि गरीब जनता इतना पैसा खर्चा करके बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि बच्चों को 12वीं तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए तो हम मेहनत करेंगे ही, साथ में जो बच्चे उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उनके भी लिए अनुदान के लिए सरकार से प्रावधान करने की मांग करेंगे। आप हमेशा ही संविधान रैली के रूप में संविधान दिन के उपलक्ष्य में एक रैली निकालते और एकता का संदेश देते हैं। बावजूद इसके अब भी देश के अंदर में अराजकता और दो जातियों का लड़ाई दिखाई देती है, तेज दिखाई देता है। इस पर आपका क्या मत है? सर, सिर्फ दो जातियों के बीच में लड़ाई नहीं है। ये लोगों की जो प्लानिंग है ये हर जाति को लड़ाने की है और ये लड़ाई से कोई खुश नहीं है। ये सिर्फ जो अपने आप को ओछी लोकप्रियता पाने के लिए जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, जनता इससे बखूबी वाकिफ है। और ये आने वाले विधानसभा इलेक्शन में इस टाइप के उपद्रवी तत्वों को जो एक किसी पार्टी के प्रतिनिधि बन के जनता के सामने आते, जनता उनको सबक सिखाए बिना रहने वाली नहीं है। पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के जो महाराष्ट्र राज्य के डीसीएम है, जिन्होंने कभी नेतृत्व किया था, यहाँ से चुनाव लड़कर वो विधानसभा पहुंचे थे 2004 में। 2009 में क्षेत्र का विभाजन हुआ और पश्चिम नागपुर का दक्षिण पश्चिम भी एक पार्ट नया बना गया। दक्षिण पश्चिम नागपुर में जो विकास काम दिखाई देते, जो डेवलपमेंट दिखाई देता है, वो पश्चिम नागपुर में नहीं दिखाई देता। इस पर आपके विचार क्या है? पश्चिम नागपुर दो भागों में बटा हुआ है, एक डेवलप पश्चिम नागपुर, एक पिछड़ा हुआ पश्चिम नागपुर। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो पिछड़ा हुआ पश्चिम नागपुर है, इसलिए मुझे यहाँ की जनता का दर्द है। इसीलिए मैं इस बार पश्चिम नागपुर की जनता से आशीर्वाद लेने की आ रहा हूँ और मेरे को पश्चिम नागपुर की जनता से पूरी उम्मीद है कि वो मुझे आशीर्वाद दिए बिना नहीं रहेंगी इस बार। क्षेत्र की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप यदि निर्वाचन से विधायक निर्वाचित हो गए तो आने वाले 5 साल में विकास के रूप में कौन कौन सी संकल्पना आपके जहन में है जो विकास के रूप में आप साकार करना चाहते हैं? पश्चिम नागपुर ये करीब 7 से 8 लाख लोग रहते हैं पश्चिम नागपुर के अंदर में। 4 लाख तो वोटर ही है और 4 लाख और डबल पकड़ो तो 8 लाख रहते हैं। ये 8 लाख लोगों के लिए पश्चिम नागपुर के अंदर में एक भी सरकारी अनुदानित हॉस्पिटल नहीं है, जबकि 8 लाख लोगों की संख्या में 1 लाख लोगों की संख्या के पीछे एक हॉस्पिटल होना चाहिए। उस हिसाब से पूरे पश्चिम नागपुर के अंदर में 8 हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन हम लोग शुरुआती दौर में कम से कम 3 से 4 हॉस्पिटल के लिए कोशिश करेंगे।
12वीं तक के बच्चों को सरकारी शिक्षा मुक्त हो, जो सरकारी स्कूलें बंद पड़ी हुई है उसको चालू करने का प्रयास करेंगे। माइनॉरिटी के लिए जो कॉलेज होंगे वो कॉलेज लाने का प्रयास करेंगे। और पश्चिम नागपुर की जनता को शिक्षा, रोजगार, आज जो नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके रोजगार के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और हम हर नौजवान के हाथों को रोजगार देने के लिए प्रयास करेंगे। सत्ता में रहने वाले लोग राजनीति करते हैं, मतदान के दिन जो है, वोटिंग के दिन जो है, साम दाम दत्तभेद की राजनीति करते हैं, पैसा बांट के वोट खरीदने का काम करते हैं। ऐसे हालातों में एक निर्दलीय प्रत्याशी कैसे जीत पाएगा? क्या अपील करना चाहेंगे आप मतदाताओं को? मैं मेरे पश्चिम नागपुर के मतदाताओं से यही अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग पैसे बांट के वोट खरीदते हैं और ऐसे लोगों को जो आप वोट डालते हैं, ये लोग कभी भी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। आपको अगर अपने काम करवाना है, ये लोग जो आप तक पैसा पहुंचाते हैं, ये पैसा आप ही का लुटा हुआ पैसा है, जो वापस आपको 100-100, 200, 500, 1000 रुपए में आपके वोट खरीदे जाते हैं और एक वोट के आड़ में करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। इसलिए इस बार आप ही का दिया पैसा जो आपके हाथ में आता है, आप वो पैसा लेके अपने जेब में रख लीजिए और एक ईमानदार उम्मीदवार को जो आपके हक की लड़ाई लड़ सकता है, ऐसे उम्मीदवार मैं राजा पे मुझे जिताइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी छोटी से छोटी समस्याओं के लिए और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए आप जब मुझे याद करेंगे, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा।